हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एडू ऑन चैनल पर। और ये ट्वेल्थ का अगला सीरीज लेकर के हम लोग हाजिर हैं। एपिसोड 2 कह सकते हैं हम लोग, केमिस्ट्री का ये है। और ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आगे सेंटअप एग्ज़ाम आपका आ रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो आप इसको देखें और इसका आंसर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है, डायमंड इज अ डैश सॉलिड। डायमंड जो है वो किस तरह का सॉलिड है, इसके बारे में जो है बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, आपका ऑप्शन दिया रहता है, आपको चुनना होता है, लेकिन हम यहाँ पर वन लाइनर आंसर बनाया इसका। ध्यान दीजिए, डायमंड जो है वो किस तरह का सॉलिड है। डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉलिड दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होता है। तो यहाँ पर जो डायमंड के बारे में पूछा गया, डायमंड किस तरह का सॉलिड है, तो आप कहेंगे क्रिस्टलाइन। और एक होता है एमॉर्फस, तो वो भी आपको पूछा जाएगा बाद में। तो ध्यान देंगे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो पूछेगा, आंसर देंगे कौन सा, बताइए, क्रिस्टलाइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल जो है, बीसीसी यूनिट सेल में परसेंटेज जो है क्या होगा फ्री स्पेस का, ये पूछता है। तो बीसीसी का मतलब समझ लीजिए आप, ये कि सॉलिड स्टेट क्वेश्चन है। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स, बीसीसी। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या छोटा बी होगा। तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं इसको। और इसका जो फ्री स्पेस है वो 32% होता है, याद रखिएगा 32%। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, आगे भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में है कि द वॉइड्स ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल आर प्रेजेंट इन। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा आप देखेंगे एचसीपी में, एचसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो होगा सीसीपी में। वॉइड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कि जब एटम्स मिल करके बनाता है एक क्रिस्टल को, तो उसके बाद जो है क्रिस्टल जब बन जाता, तैयार हो जाता है, तो उसमें कहीं कहीं खाली जगह बच जाता है। खाली जगह जो बचता है, मान लीजिए ये और ये और ये और ये मान लीजिए जुड़ा, तो यहाँ देख रहे हैं आप खाली जगह बीच में बचा हुआ है, थोड़ा सा खाली जगह यहाँ पर है। तो ये खाली जगह जो है उसको कहते हैं वॉइड्स। ये देखिएगा वॉइड्स बच जाता है खाली जगह को। तो कैसा वॉइड्स होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। किसमें, टेट्राहेड्रल किसमें होगा, तो यहाँ लिखा हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको होगा एससीपी में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा आपको सीसीपी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होगा कोई भी क्रिस्टल, तो उसमें जो है किस तरह का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आप याद रखें इसको। जो ये इसका आंसर होगा आपका 12, 12 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 12, इसका 12 याद रखें। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन में जो है कहता है, विच इज कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार जो है विभिन्न तरह के एग्जामों में उठा चुका है इसको, एग्जाम्स में। तो ये जो पहला इसका जो है सुपर कूल्ड लिक्विड, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सुपर कूल्ड लिक्विड ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको कन्फ्यूजन होगा। सुपर कूल्ड लिक्विड है, आंसर होगा ग्लास, याद रखिएगा ग्लास आंसर है सुपर कूल्ड लिक्विड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग सोडियम आयन्स इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कितने जो है क्लोराइड आयन एक सोडियम को घेरा हुआ रहेगा। हाउ मेनी क्लोराइड आयन्स आर सराउंडिंग सोडियम, सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो सोडियम आयन को मान लेते हैं हम लोग Na+ सोडियम आयन है। इसके चारों ओर कितने क्लोराइड आयन, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस। 1 2 3 4, मतलब 6 क्वेश्चन जो आपके पास जो है, ये 6 Cl माइनस जो है प्रेजेंट रहेगा। 1 2 3 4 5 और 6, याद रखिएगा। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है सोडियम आयन का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला में।
7 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या कह रहा है, दी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCP स्ट्रक्चर इज तो 0.74 या इसी को 74% भी बोलते हैं, 74% भी कहते हैं इसको, 74% याद रखिएगा। और उसके बाद जो है अगर पूछेगा इसमें आपको BCC का, तो BCC में बताइएगा आप कितना, 68% पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो। सिल्वर हैलाइड्स जनरली शोज व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट, आप डिफेक्ट के बारे में सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे चैप्टर में, यदि नहीं पढ़े हैं तो ये आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सीख लीजिए इसका। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट आप पढ़े होंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है कि आंसर क्या होगा, इसमें कह रहा है कि सिल्वर हैलाइड्स जनरली व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दो तरह के डिफेक्ट जो आपको याद रखने हैं, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, तो ये जो है आपको याद रखने हैं इसका, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विथ, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया डोप्ड का, इसको समझा देते हैं आपको। डोप्ड जो है, डोप्ड का मतलब होता है दो अलग अलग एलिमेंट को आपस में मिलाना। एक्स को अगर वाई से मिला देते हैं, एक्स को अगर वाई से मिलाते हैं तो इसको कहते हैं डोपिंग, मिलाना को कहते हैं डोपिंग। तो यहाँ पर कहा गया कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो आप बनाएंगे, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने में किसको किससे मिलाया जाता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ मिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एन टाइप और पी टाइप दो तरह का सेमीकंडक्टर जो है डोपिंग से बनता है। तो एन टाइप पी टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। पी टाइप जो है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर बनता है और एन टाइप जो बनता है, दोनों जो है आपस में कैसे बनता है सो देखिए। 3 ग्रुप को आपको याद रखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप याद रखना पड़ेगा। थर्ड ए ग्रुप जो है उसको याद रखिए, उसके बाद 4th ए और 5th ए, तीनों ग्रुप को ढंग से अगर याद कर लेते हैं आप तो उसी से बना सकते हैं आप क्या, ये जो है एन टाइप और पी टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो थर्ड ए जो हमारा है, थर्ड ए में जो है और 4th ए, उसके बाद 5th ए, ये ग्रुप का नाम है। इसका अगर हम लोग 5th ए के कोई भी एलिमेंट को, इसमें आपको जो है एलिमेंट्स आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको बोलते हैं नाना पापा आंटी सब बीमार। और 4 नंबर में आएंगे तो इसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन SN बोलते हैं, और साथ ही साथ जो पीबी बोले तो लेड। तो ये हमारे पास है। और थर्ड ए में जो है वो बोरोन है और एल्युमिनियम है, और उसके बाद जो है इंडियम है, गैलियम है, ये सब इसमें आता है। अगर आप क्या करते हैं कि 5 को 4th में मिलाते हैं तो इधर एन टाइप का सेमीकंडक्टर तैयार होगा, और अगर आप थर्ड ए वाले को किसी को भी अगर 4th में मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर तैयार होता है। यानी कि बोरोन, एल्युमिनियम और उसके बाद जो गैलियम होता है, इस सब को अगर हम मिलाएंगे थर्ड ए वाले को इसमें मिक्स करेंगे तो पी टाइप का तैयार होगा, और पी मतलब पॉजिटिव, और जब इसको मिलाते हैं इसमें तो एन टाइप का तैयार होता है, एन मतलब निगेटिव, तो याद रखिएगा। तो अभी पूछा है कि किसको मिलाएंगे सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम को किसके साथ मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। आप देखें जर्मेनियम यहाँ पर है, जर्मेनियम में मिलाएंगे किसको बताइए, आर्सेनिक को, AS को, तो एन टाइप तैयार होगा हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम में अगर हम लोग मिलाएं किसको बताइए, जर्मेनियम में अगर मिला दें आर्सेनिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है केटायन शेयर नहीं है, यहाँ पर है कि केटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन, ये गलती लिखा गया, मिस टाइपिंग हो गया है, मिस टाइपिंग है, ये नहीं होगा आपका, याद रखिएगा। केटायन जो है वो प्रेजेंट इन किसमें बताइए, इंटरस्टिशियल साइट किस चीज़ में, तो ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। किस में बताइए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ऐसा होता है। उसके बाद जो है
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है दिस सॉल्यूशंस विच ऑलवेज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड। ये जो है इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। ऐसा क्वेश्चन है कि विच सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन, दिस नहीं होगा यहाँ पर, दी सॉल्यूशन THE, दी सॉल्यूशन विच ऑवे, ऑवे लिखा हुआ, ऑलवेज नहीं, ऑवे OBEY, ऑबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड। जो रॉल्स लॉ को मानता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो क्या कहलाएगा? वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जो रॉल्स लॉ को नहीं ऑबे करेगा यानी द सॉल्यूशन विच डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ नोन एज दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, जो रॉल्स लॉ की आज्ञा मानेगा, रॉल्स लॉ को ऑबे करेगा, रॉल्स लॉ के आधार पर चलेगा, फॉलो करेगा, वो आइडियल यानी आदर्श सॉल्यूशन, आदर्श विलियन कहलाएगा। जो नहीं फॉलो करेगा उसे आदर्श विलियन नहीं कहते हैं, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, द इक्वेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या है इक्वेशन? पाई इक्वल टू CRT। यहाँ पर पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाता है, पाई। इसको P इक्वल टू CRT भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा वो ऑप्शन सही है, या फिर पाई कह सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं, पाई इक्वल टू CRT। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में, आप याद रखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के पार्टिकल पर यानी सॉलिड पार्टिकल पर नंबर पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नोन एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर में, 13वां नंबर का क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? तो आंसर आपको दिख गया होगा, रॉल्स लॉ कहते हैं इसको। रॉल्स लॉ जो भी हम लोग ऊपर में देखें कि आदर्श सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ फॉलो करता है। ये रॉल्स लॉ जो है ये लॉ है, याद कर लीजिए, आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है लिखने के लिए कि आप रॉल्स लॉ बताइए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज रॉल्स लॉ। आप याद कर लें, इसको सब्जेक्टिव में आना तय है। सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये आपको लिख देगा पूरा और पूछेगा कौन सा ये लॉ है, तो आप कहेंगे ये क्या है, रॉल्स लॉ है। अगर नहीं तो डायरेक्ट ये देगा आपको व्हाट इज रॉल्स लॉ सब्जेक्टिव के लिए, तो आप ये लंबा लिखिए इसका डेफिनेशन। चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि स्पेस ऑक्युपाइड इन BCC, अभी तुरंत बताए थे 68%। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। रिडक्शन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, पिछले वीडियो आप देखेंगे, पिछला मेरा वीडियो है उसमें जो है बताया गया है कि RCM ट्रिक, RCM का मतलब है रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑन कैथोड। तो ये जो है आपको याद रखना है कि हमेशा मेटल का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो रिडक्शन होगा तो किस पर होगा, कैथोड पर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ मेटल कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रोलाइसिस का है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि रिडक्शन जहाँ कहाँ होगा वो होगा कैथोड पर। आप जानते हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेकर के दो रॉड, एक रॉड ऐसे एक ऐसे, तो एक को बोलते हैं हम लोग कैथोड, एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। तो ये एनोड और कैथोड दो लेकर के इसमें बैटरी जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, और बैटरी जोड़ने के बाद जो है इसको जो है कह रहा है कि मेटल किस पर जाएगा, यानी मेटल का रिडक्शन किस पर होगा। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो मेटल जो होगा, जैसे मान लीजिए NaCl टूटता है तो Na+ में और Cl- में, तो Na+ वाला जाएगा किस पर बताइए, माइनस चार्ज पर, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है तो ये इस पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो पिछले दिन पढ़े थे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज द रिडक्शन। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ हम एक्सप्लेन किए हैं क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन, तो उसको देख सकते हैं आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके देखें पिछला वीडियो भी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑन कैथोड, या आप इतना
झंझट नहीं पालिए तो आप सीधा लिखिए RCM, एक ट्रिक होता है RCM, हम लोग इसी से बचपन पहले याद करते थे, तो आप भी याद कर लीजिए। RCM मतलब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑन कैथोड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑन कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है किस तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आता है, तो इस चीज़ को जो है हमको यहाँ पर देखना है। तो चलिए पहले एक बार रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे पास, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके न्यूक्लियस खुद ब खुद टूट करके क्या होता है, तो उसमें से अल्फ़ा बीटा और गामा रे निकलते रहता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागता है रे निकल के उसको गामा कहते हैं, जो नेगेटिव प्लेट की ओर भागता है निकल करके उसको कहते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर बीटा होगा, और जो नेगेटिव प्लेट की ओर जाता है उसको कहते हैं अल्फ़ा, और जो किधरों नहीं जाता सीधा बीचे बीच ऊपर जाता है, बीचों बीच ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग गामा। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी कि अल्फ़ा पर 2+ पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर माइनस चार्ज होता है इसलिए ये प्लस की ओर भागता है, अल्फ़ा पर प्लस होता है इसलिए माइनस की ओर भागता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसीलिए जो है सीधे जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ये रे दिख रहा है आपको अल्फ़ा बीटा गामा, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेज। तो ये सब जो है आपको, बेकरेल नाम का आदमी था, हेनरी बेकरेल, उन्होंने इसको खोजा था। बाद में रदरफोर्ड साहब भी इस पर काम किए हैं। तो आपको ये रेडियो एक्टिविटी से संबंधित बातें थी। और ये जो डिसइंटीग्रेशन मतलब इसको टूट के निकलना, ये निकल जो रहा है अल्फ़ा बीटा गामा, इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो कहा कि किस ऑर्डर का रिएक्शन, हालांकि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कारण हो रहा होगा ऐसा, तो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। तो केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका फॉर द रिएक्शन इफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस आर सेम, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के लिए अगर सेम हो, फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए से यदि बी बन रहा है, ए प्लस बी से, सपोज करिए ए से, मान लीजिए कि ए है और प्लस बी है, इससे अगर सी बन रहा है और सी से फिर वापस ए प्लस बी बन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इधर से ए प्लस बी से सी बनना कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और वापस जो सी से ए प्लस बी बनता है इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जब दोनों का एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो, यानी कि ए प्लस बी जब सी बन रहा होता है तब का एक्टिवेशन एनर्जी जस्ट इक्वल टू सी जब बदल रहा होता है फिर वापस ए प्लस बी में, तब का एनर्जी बराबर है, तो ये कहलाता है क्या हमारा, ये कहलाता है डेल एच इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है डेल एच 0 के बराबर होगा, याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। चलते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 18 में देखिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ, यहाँ पर लिखा हुआ है टी हाफ, छूट गया है, तो टी और हाफ आप नीचे लिखे ऐसे करके। तो टी हाफ जो होता है वो जो है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो ए का, याद रखिएगा ए जो है कंसंट्रेशन है। तो बोलता है कि टी हाफ जो है, टी हाफ ऐसा लिखा जाता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो ए का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, याद कर लीजिए इसको, हमेशा आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एग्ज़ाम होता है तो फिर आप, वीडियो मेरा यूट्यूब पर रहेगा, अगर आप देख लेंगे तो फ़ायदा उठाइएगा, तो फिर बाद में पछताइएगा नहीं तो बाद में फिर देखिएगा तो ओह सारा तो इस पर दिया हुआ है, और हम आपको फिर बनने के जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर हम वीडियो का आपको रेफरेंस एपिसोड लिखते जा रहे हैं, आपको रेफरेंस में एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि हमारा आप एपिसोड नंबर 2 देखिए, एपिसोड नंबर 3 देखिए केमिस्ट्री का, एपिसोड नंबर 4 देखिए फिजिक्स का, ऐसे करके हम बताएंगे आपको ये क्वेश्चन वहाँ से लिया, क्वेश्चन यहाँ से लिया है। तो देखते जाइए अभी वीडियो, नहीं तो बाद में पछताना न पड़े, हाथ मलना न पड़े। ये सजेशन है आपके लिए, धमकी मत समझिएगा इसको, सजेशन दे रहे हैं, चूँकि हम भी छात्र रहे किसी समय में इस साइंस पेपर का, तो साइंस पेपर में आपको पास करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आप
अच्छा लेवल का पूछने लगा है। ये सारा क्वेश्चन मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछ चुका है, वो क्वेश्चन अब आप लोगों को डालने लगा है। पहले ज़माने में इजी इजी पूछता था क्वेश्चन जो आप सब जानते थे, अभी जो थोड़ा सा टफ करने लगा है, और इसको देखते हुए आप लोगों के लिए हम लोग जो है वीडियो लेके आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए चलते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गिव्स HCl, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है कि हाइड्रोजन ले लीजिए, आप हाइड्रोजन लीजिए और साथ में क्लोरीन लीजिए Cl2, और इससे बनेगा क्या बताइए, 2HCl बन जाएगा। तो ये जो बनता है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो H यहाँ पर Hν, जिसको हम लोग लाइट एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ लाइट कहते हैं, फोटो एनर्जी। अब ये जो है आपको रिएक्शन हुआ, तो ये रिएक्शन किस तरह का, किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, क्या है ये। तो इसको जो है आंसर होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यही पूछेगा क्वेश्चन परीक्षा में। हाँ, अधिकतर टाइम यही पूछता है, क्योंकि किताब में NCERT आप पढ़ेंगे 2-3 एग्जाम्पल ही दिया हुआ है मात्र, उसमें से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ चुका है। तो आप जब वहाँ पर अनुमान लगाएंगे, क्योंकि आपको कोई यहाँ ट्रिक नहीं है याद करने के लिए कौन सा जीरो, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कोई भी नहीं निकाल सकता, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये सब। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रट लेना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है H2 + Cl2 HCl देता है, यानी HCl का फॉर्मेशन जो होता है, जो फोटो केमिकल रिएक्शन है Hν के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे Hν न्यू में फ्रीक्वेंसी, H में प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो है रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, तो आप कहेंगे ये इसका आंसर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो ये कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ समझ रहे हैं पहले। हाफ लाइफ क्या होता है कि इतना टाइम पीरियड जिसमें कोई भी वस्तु अपने कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। यानी वह समय जिसमें कोई भी डिसइंटीग्रेशन या फिर कोई भी रिएक्शन होने, रिएक्टिव सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहा है वो अपने पहले वाले कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, तो उस पीरियड को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, तो ये इक्वेशन है उसके लिए 0.693/K। पिछले साल 2020 में इधर जो हुआ आपकी बार, जब फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जो 12th वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसी तरह क्वेश्चन जो है आपको 96 में पूछा हुआ है। तो आपको फिर से पूछ सकता है, इसका जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपको सेंटर में डाल दे, अब की बार सेंटर एग्ज़ाम को होगा वो उसमें, या नहीं तो इसको जो है 12th के एग्ज़ाम में फिर से उठा के डाल दे। अक्सर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। अब की बार हो सकता है ऐसे लिख दे, इसको बदल देगा, लेकिन कैसे बदलेगा, तो 0.693/K इज़ दी हाफ लाइफ पीरियड फॉर दी फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसके दे देगा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप क्या मारेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि लड़का से बोलता है हूँ भाव नहीं पूछता, नहीं पूछता तो बल आपको ये याद रहेगा तो बदल देगा क्वेश्चन, तो उल्टा कर देगा तो आप बना ही देंगे। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है आप देखिए और बनाइए इसको। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाय चारकोल। बाय गलत लिखा हुआ है, बाय BY, बाय चारकोल, BY मतलब बाय। कौन सा गैस जो है वो चारकोल द्वारा आराम से, यानी कि बहुत ही फास्ट, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब सोखा चला जाता है, उससे एब्जॉर्ब हो जाता है, वो है CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो चारकोल है, मान लीजिए चारकोल है, इस पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी से क्या होगा, एब्जॉर्ब इसमें हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, फिर हम लोग एक नए सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।